वेलकम टू आवर चैनल बायोलॉजी। इसके पहले वाले वीडियो में हमने कोरोना वायरस के बारे में डिटेल्स देखे थे। कोरोना वायरस की टेस्टिंग के बारे में वो उसमें कुछ पॉइंट्स छूट गए थे, तो वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे इस बार। तो कोरोना वायरस की टेस्टिंग कौन कौन सी होती है? एक होता है एंटीजन टेस्ट और एक होता है RT-PCR टेस्ट। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला टेस्ट हमारा एंटीजन टेस्ट। तो एंटीजन टेस्ट क्या होता है? एंटीजन टेस्ट इट इज़ अ टेस्ट फॉर कोविड-19 डिजाइन टू डिटेक्ट स्पेसिफिक प्रोटीन इन द वायरस। स्पेसिफिक प्रोटीन कौन सा होता है? स्पाइक प्रोटीन, जो कोरोना वायरस के सरफेस के ऊपर पाया जाता है। स्पाइक प्रोटीन आपको मैंने पहले वाले वीडियो में उसके जब स्ट्रक्चर के बारे में समझाया था, तो मैंने आपको स्पाइक प्रोटीन के बारे में समझाया था। तो वो स्पाइक प्रोटीन जो होता है ये उसको ही डिटेक्ट कर लेता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि बॉडी में कोरोना वायरस प्रेजेंट है या नहीं है। अब इसको किया कैसे जाता है? इसकी मेथड क्या है करने की? इसमें नेजल स्वैब कलेक्ट किया जाता है। नेजल स्वैब, नेजल मतलब नाक, नाक में एक लकड़ी होती है, उसके ऊपर कॉटन लपेटा हुआ होता है, वह नाक में डाल करके वहाँ के नेजल सिक्रीशंस को कलेक्ट कर लेते हैं, जिसे नेजल स्वैब सिक्रीशन या नेजल सिक्रीशन का स्वैब कहा जाता है। जब वो सैंपल वहाँ से ले लिया जाता है नेजल स्वैब का, तो वो एक सॉल्यूशन में डाल दिया जाता है। उस सॉल्यूशन में डालने के बाद में वो सॉल्यूशन क्या करता है? वायरस को डीएक्टिवेट कर देता है। डीएक्टिवेट करने के बाद में ये जो पूरा का पूरा सैंपल होता है, जिसके अंदर वायरस भी प्रेजेंट है, उसके कुछ फ्यू ड्रॉप्स एक टेस्ट स्ट्रिप पर डाले जाते हैं। टेस्ट स्ट्रिप आपने देखा होगा, एक टेस्ट स्ट्रिप आती है इसकी, मैक्सिमम लोगों ने इसे देखा होगा। यहाँ T लिखा होता है, यहाँ C लिखा होता है। इस प्रकार की कोई एक स्ट्रिप आती है। ये स्ट्रिप पर ये सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन के कुछ फ्यू ड्रॉप्स यहाँ पर डाल दिए जाते हैं। फिर उसके बाद वो सॉल्यूशन आगे की तरफ बढ़ता है। अब ये स्ट्रिप के अंदर क्या होता है? इसके अंदर आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज होती हैं, पहले से ही प्रेजेंट होती हैं। अब ये आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज डिजाइन की जाती हैं कि वो स्पेसिफिकली कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन को जाकर के बाइंड करे, या उसको कैच कर ले, या उसको पकड़ ले। और अगर कोई भी पर्सन अगर कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है अगर, तो उस लाइन के उस टेस्ट स्ट्रिप के ऊपर जो पेपर होता है, उसके ऊपर कुछ लाइंस अपीयर हो जाती हैं विद इन 15 मिनट्स। कुछ ऐसी लाइंस उसके ऊपर अपीयर होती हैं। ये लाइंस का अपीयर होना ही कंफर्म कराता है कि पर्सन कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है या नहीं है। ये पूरा का पूरा टेस्ट जो है 30 मिनट्स के अंदर हो जाता है। पूरा का पूरा इसका जो नेजल स्वैब से लेकर के पूरा लास्ट तक का जो इसका प्रोसेस होता है, मैक्स 30 मिनट्स में हो जाता है। इसलिए इसकी रिपोर्ट बहुत जल्दी हमें मिल जाती हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि ये जो स्ट्रिप होती है, ये हमें मतलब कैसे पता चलता है कि पर्सन कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या फिर टेस्ट जो है नॉन वैलिड रही है। तो चलिए समझते हैं इसके बारे में। चलिए फ्रेंड्स, समझते हैं स्ट्रिप्स के बारे में। स्ट्रिप्स कुछ इस प्रकार से होती है, और उसके ऊपर इसमें पहले से आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज होता है। इस पर एक जगह लिखा होता है T, एक जगह लिखा होता है C। ये जो T होता है ये होती है फर्स्ट लाइन, इसे कहा जाता है फर्स्ट लाइन, पहली लाइन, फर्स्ट लाइन। और ये जो C होता है इसे कहा जाता है कंट्रोल लाइन। ये दो तरह की लाइनें इसमें होती हैं, एक होती है फर्स्ट लाइन और एक होती है कंट्रोल लाइन। जब रिपोर्ट पॉजिटिव आता है, जब इसके ऊपर सैंपल्स के कुछ फ्यू ड्रॉप्स डाले जाते हैं और जब वो आगे जाता है, तो पॉजिटिव तब आता है जब दोनों की दोनों लाइन अपीयर हो जाएं, दोनों की दोनों लाइन अपीयर हो जाएं, बोथ लाइन अपीयर, मतलब T भी अपीयर होगी और C भी अपीयर होगी, तो उसे पॉजिटिव कहा जाएगा। नेगेटिव कब कहा जाएगा? जब ओनली C लाइन अपीयर होगी। जब ओनली C लाइन अपीयर होगी, T लाइन अगर अपीयर नहीं होती है तो उसे नेगेटिव कहा जाता है। अब पॉजिटिव में एक चीज ऐसी है कि अगर आपके अंदर वायरस की मात्रा अगर ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा वायरस नहीं है, या वो रेप्लिकेट नहीं हो पाए हैं, तो T लाइन कभी कभी फुल डार्क की जगह कभी कभी हल्की सी पिंकिश कलर की दिखाई देती है। और इनवैलिड या नॉन वैलिड ये तब कहा जाएगा कि अगर C लाइन 5 से 10 मिनट के अंदर अगर ये अपीयर नहीं होती है, विद इन 5 to 10 मिनट्स अगर अपीयर नहीं होती है, तो वो टेस्ट फिर से किया जाता है न्यू स्ट्रिप लेकर के। जब बीच में शायद आप लोगों ने सुना होगा कई ज़्यादा कि स्ट्रिप खराब है या फॉल्टी स्ट्रिप्स आई हुई हैं, रिपोर्ट ठीक से नहीं पता चल पा रही हैं। सो वो यही एक कारण था जिसकी वजह से लोग बार बार ये कह रहे थे कि जो स्ट्रिप्स आई हैं वो नकली हैं या फिर डुप्लीकेट है, या फिर वो ठीक तरह से काम नहीं कर रही है। यही वो एक रीजन था जिसमें C लाइन अपीयर ही नहीं हो रही थी विद इन 5 मिनट्स या 10 मिनट्स में। दैट्स वाई न्यू स्ट्रिप ले करके फिर दोबारा
टेस्ट किया जाता है, एंटीजन टेस्ट, तब जाकर के कहीं फिर हमें कंफर्म पता चलता है कि हमें कोरोना वायरस है या नहीं है। तो ये था एंटीजन टेस्ट के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं आरटीपीसीआर के लिए। आरटीपीसीआर इसका फुल फॉर्म होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? डीएनए से आरएनए बनाना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। डीएनए से आरएनए बनाना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। डीएनए जो होता है ये डबल स्ट्रैंडेड होता है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं, आरएनए में एक सिंगल स्ट्रैंड होता है। सिंगल स्ट्रैंड मतलब डबल स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंड जब आप जाते हैं तो उसे ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। लेकिन जब आप आरएनए से डीएनए वापस बनाते हैं, आरएनए से डीएनए मतलब सिंगल स्ट्रैंड से डबल स्ट्रैंड जब आप जाते हैं तो उसे ही रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। तो आरटीपीसीआर में क्या होता है? कोरोना वायरस में आरएनए प्रेजेंट है, तो आरएनए से डीएनए बनाया जा रहा है, इसलिए उसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहा जाता है, आरटीपीसीआर। अब इसमें क्या होता है? ये क्या एंटीजन टेस्ट में वो स्पाइक प्रोटीन को ही डिटेक्ट कर ले रहा था। अब यहां पे क्या होता है आरटीपीसीआर में, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में समझाया था कि कोरोना वायरस के अंदर जो है आरएनए का एक सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है और न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लियोकैप्सिड। तो ये उस न्यूक्लिक एसिड को ही ये डिटेक्ट कर लेता है, सार्स सीओवी वायरस के अंदर का न्यूक्लिक एसिड को डिटेक्ट कर लेता है। अब इसमें जो सैंपल्स हैं कौन कौन से लिए जाते हैं? एंटीजन टेस्ट में सैंपल लिए जाते थे नेजल स्वैब, नाक में का लिया जाता था, लेकिन यहाँ पे आरटीपीसीआर में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक या फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक मतलब ऊपर का जो आपका श्वसन तंत्र है, जो ऊपर का भाग आता है उसमें का भी सैंपल लिया जा सकता है, या फिर लोअर मतलब जो श्वसन तंत्र का अंदरूनी भाग है वहां का भी सैंपल लिया जा सकता है। तो अपर में कौन कौन सा आ जाएगा? नेजोफेरेंजियल, नाक से लेकर के जो मुंह की तरफ जो रास्ता जाता है अंदर से, नेजोफेरेंजियल, उसे नेजोफेरेंजियल कहा जाता है। और एक आता है ओरोफेरेंजियल। ओरोफेरेंजियल वो होता है कि आपके मुंह से लेकर के जो आपका अंदरूनी सांस लेने का जो भाग जाता है, ट्रैकिया वगैरह आ जाता है, उसे ओरोफेरेंजियल कहा जाता है। फेरिंग्स एक जगह होती है नाक और मुंह के अंदर, वहां पे बीच में, तो ये वहां का स्वैब लिया जाता है या वहां का सिक्रीशंस या वहां का सैंपल लिया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्पूटम, स्पूटम का मतलब होता है थूक, या फिर वहां का अगर कोई भी सिक्रीशन अगर हो उसे स्पूटम कहा जाता है। उसके बाद में लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के एस्पिरेट्स लिए जाते हैं। एस्पिरेट्स का मतलब वहां पे जो भी सिक्रीशंस निकलते हैं उसको लोअर रेस्पिरेटरी में, वहां पे क्या क्या आ जाएगा? लोअर रेस्पिरेटरी में आपका ब्रोंको एल्वियोलर लिवेज भी आ जाएगा, जैसे कि फूड, ड्रिंक या फिर स्टमक कंटेंट्स जो भी होंगे ओरोफेरिंग्स में, वहां का जो है सैंपल लिया जा सकता है। और नेजोफेरेंजियल वॉश, जो उसको वॉश करने के बाद में जो उसका एक लिक्विड मिलेगा वो भी एज अ सैंपल के रूप में टेस्टिंग के लिए लिया जा सकता है। मेथड, अब इसमें मेथड कौन सी यूज होती है? इसमें मैट्रिक्स पुलिंग स्ट्रेटेजी या उसी को ग्रुप पुलिंग स्ट्रेटेजी भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि डिवाइस कैसा होता है, डिवाइस का थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन देखेंगे और उसके टेस्ट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, अब हम उसके बारे में जानेंगे। तो हम बात कर रहे थे डिवाइस और टेस्ट प्रिंसिपल्स के बारे में, हम इसके बारे में जानेंगे डिवाइस और टेस्ट प्रिंसिपल इसके कैसे हैं। डिवाइस तो ठीक है, डिवाइस डिस्क्रिप्शन उसमें क्या क्या होता है वो हम यहाँ पर पहले जान लेंगे और इसका टेस्ट कैसे होता है। डिवाइस, इसमें 2 तरह से टेस्ट किया जाता है, एक होता है सिंगल प्लेक्स फॉर्मेट और दूसरा होता है मल्टीप्लेक्स फॉर्मेट। सिंगल प्लेक्स फॉर्मेट और एक होता है मल्टीप्लेक्स्ड फॉर्मेट। इसमें 2 तरह का से होता है और इसमें एक एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस की जाती है। एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस की जाती है। वो उस एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस के बाद में टेस्ट डिटेक्ट होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंगल प्लेक्स के बारे में। सिंगल प्लेक्स में यहाँ क्या होता है, 3 प्राइमर और प्रोब का एक सेट होता है जो 3 रीजन्स इन SARS-CoV-2 वायरस का डिटेक्ट करता है। 3 प्राइमर एंड प्रोब सेट ये डिटेक्ट करता है 3 रीजन्स इन SARS-CoV-2 वायरस। जैसा कि उसमें का न्यूक्लियोकैप्सिड एन जीन जो मैंने आपको बताया था, ये उसको डिटेक्ट करता है। और एक 1 प्राइमर एंड प्रोब, इसका एक सेट होता है जो ह्यूमन में का RNAsP जो है ये डिटेक्ट करता है।
मल्टीप्लेक्स में क्या होता है, वहां पे 2 प्राइमर और प्रोब का सेट होगा जो 2 रीजन्स इन SARS-CoV-2 वायरस को डिटेक्ट करेगा। सेम वहां पे भी न्यूक्लियोकैप्सिड एंड जीन ही जो है डिटेक्ट किया जाएगा, और वहां पे भी 1 प्राइमर एंड प्रोब जो सेट है वो डिटेक्ट करेगा आरपी मतलब RNase-P इन ह्यूमन, वो वहां पे डिटेक्ट करता है। उसके बाद में जो आरएनए होता है, अपर रेस्पिरेटरी और लोअर रेस्पिरेटरी स्पेसिमेंस जो हमने लिया रहता है वहां से, वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट होता है डीएनए में, और उसके बाद में वहां पे एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस होती है। और एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो प्रोब होते हैं वो जो फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर के बीच में जो एक स्पेसिफिक टारगेट, मतलब जो हम लोगों ने वायरस का जो एक वहां पे स्पेसिफिक एक सीक्वेंस बना करके एक टारगेट करके रखा हुआ था, ये उसको अलाउ करता है एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस की वो वहां जाए और उसको बाइंड करे। देन उसके बाद में एक्सटेंशन फेज होती है पीसीआर साइकिल में। तो उसमें क्या होता है कि टाक पॉलीमरेज जो ये होता है, टॉक पॉलीमरेज एंजाइम होता है, वो 5 न्यूक्लियस एक्टिविटी के दौरान जो है जो प्रोब होता है, बाउंडेड प्रोब होता है, उसको डिग्रेड कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कॉन्कर डाई जो है वो उससे रिपोर्टर डाई से जो है सेपरेट हो जाती है, और उसके बाद में एक फ्लोरोसेंट सिग्नल, मतलब एक चमकीला लाइट की तरह का ऐसा चमकीला वो सिग्नल वहां से भेजना चालू कर देता है एक्सटेंशन फेज में। उसके बाद में उस फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी को हर साइकिल पे मॉनिटर किया जाता है कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है। उसकी इंटेंसिटी ही डिसाइड करती है कि आप पॉजिटिव हैं, फ्लोरोसेंट इंटेंसिटी ही ये डिसाइड करती है कि आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। उसके बाद में इन शॉर्ट में हम इसका एक छोटा सा एक ट्री डायग्राम देखते हैं कि आरटीपीसीआर का टेस्ट होता कैसे है। सो इन शॉर्ट अभी तक मैंने जो आप लोगों को बताया, अगर हम उसे एक ट्री डायग्राम से अगर देखें तो ये होता कैसे है। सिंगल स्ट्रैंड आरएनए को कन्वर्ट किया जाता है 2 स्ट्रैंड डीएनए में एक एंजाइम को यूज करके। देन यहाँ पे प्राइमर का यूज होता है। अब प्राइमर का यूज होने के बाद में डीएनए जो है वो एक स्पेसिफिक सिलेक्टेड SARS-CoV मतलब कोरोना वायरस के एक सीक्वेंस को बाइंड करने के लिए डिजाइंड होता है। स्पेसिफिकली उसी सिलेक्टेड सीक्वेंस को ही वो बाइंड करेगा जा करके। उसके बाद में यहाँ पे फ्लोरोसेंट डाई यूज की जाती है। अब फ्लोरोसेंट डाई जो है वो एज अ प्रोब एक्ट करती है। अब यहाँ पर पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मशीन का यहाँ पे यूज किया जाता है। अब उसमें क्या होता है कि जो पेशेंट का हमने जो सैंपल लिया था वो प्लस प्राइमर एंड प्रोब, इनको सबको मिला करके उस पीसीआर मशीन के अंदर डाल दिया जाता है, या उसको रख दिया जाता है, या वहां पे छोड़ दिया जाता है। किस लिए? बाइंडिंग प्रोसेस के लिए। बाइंडिंग प्रोसेस के लिए उसके अंदर पीसीआर मशीन के अंदर उसे डाल दिया जाता है। पीसीआर मशीन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मशीन, उसके अंदर उसको बाइंडिंग प्रोसेस के लिए डाल दिया जाता है। फिर वहां पे फ्लोरोसेंट सिग्नल आने शुरू हो जाते हैं। एक लाइट या एक फ्लोरोसेंस मतलब चमकता है रेडियम के जैसा, एक लाइट वहां से पास होती है, और उस फ्लोरोसेंट सिग्नल जो है उसका मतलब है कि उसके अंदर कोरोना वायरस प्रेजेंट है। ये हो गया इन शॉर्ट में। अभी तक मैंने जो आपको एक थोड़ा सा लेंदी लैंग्वेज में समझाया था, ये था एक शॉर्ट कि इस तरह का ये टेस्ट होता है। अब इसे टाइम कितना लगता है? 4 to 8 आवर्स, 4 से 8 घंटे के अंदर ये टेस्ट डन होता है। एंटीजन टेस्ट ओनली 30 मिनट्स में डन होता था, ये 4 से 8 घंटे ले लेता है, इसलिए इसका रिपोर्ट आपको बाद में दिया जाता है। तो चलिए अब हम समझते हैं नेक्स्ट इन दोनों के डिफरेंसेस के बारे में कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। और आरटीपीसीआर का एक छोटा सा एक चीज़ एक है कि इसका प्राइस कितना है। इसका प्राइस अक्सर लोग पूछते रहते हैं कि मतलब ये टेस्ट कितने में डन होता है। तो सिंपल सा है कि इसका जो प्राइस रखा गया था वो 4500 to 5000 रखा गया था बाय गवर्नमेंट। आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, आईसीएमआर ने इसका प्राइस यही डिसाइड किया था। और एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर कि कई बार ये होता है कि पूछा जाता है कि व्हाट इज आरएनए और डीएनए। चीज़ हम यहाँ पे और एक देख लेते हैं कि आरएनए और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। मे बी बहुत सारे लोग जानते ही होंगे आरएनए का फुल फॉर्म। आरएनए जो होता है उसे कहा जाता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड।
जब हम आरएनए डीएनए पढ़ेंगे तब इसके बारे में आपको पूरा डिटेल बता दूंगा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि एंटीजन टेस्ट और आरटी-पीसीआर के बीच में का डिफरेंस क्या है। इन शॉर्ट में हम उसका डिफरेंस देख लेते हैं और फटाफट उसको पढ़ के एक रिवीजन जैसा उसको कवर कर लेंगे कि उसके बीच होता क्या है। फटाफट इसका एक रिवीजन मारते हुए डिफरेंस से कि ये क्या क्या था, आरटी-पीसीआर क्या था, एंटीजन क्या था। आरटी-पीसीआर क्या था? टेस्ट डन बाय टेकिंग आरएनए एंड कन्वर्टेड इनटू डीएनए। यहाँ पे एक आरएनए लिया जा रहा था, उसको डीएनए में कन्वर्ट करके आरटी-पीसीआर का टेस्ट किया जा रहा था। एंटीजन में क्या हो रहा था? टेस्ट डन ऑन स्पेसिफिक प्रोटीन, जो उसका स्पाइक प्रोटीन है उसको डिटेक्ट किया जा रहा था। यहाँ आरएनए न्यूक्लियोकैप्सिड जो उसका एन जीन था उसको टेस्ट किया जा रहा था। यहाँ पे स्पाइक प्रोटीन को किया जा रहा था। यहाँ पे एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस हो रही थी, इसमें एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस नहीं होती है। इसमें अगर एक बार पर्सन पॉजिटिव डिटेक्ट हुआ तो वो कंफर्म है कि हाँ वो पॉजिटिव है। लेकिन अगर एंटीजन में अगर कोई पर्सन नेगेटिव आ जाता है तब भी उसको आरटी-पीसीआर करना पड़ेगा कंफर्मेशन के लिए कि उसे सच में कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव आ गया, यहाँ अगर नेगेटिव आता है, यहाँ नेगेटिव आता है आरटी-पीसीआर में, तो उसे कोई दोबारा टेस्ट कराने की जरूरत नहीं, वो नेगेटिव है मीन्स नेगेटिव है। लेकिन अगर यहाँ नेगेटिव आता है एंटीजन में तब भी उसको आरटी-पीसीआर करा करके कंफर्म करवाना पड़ेगा कि उसका टेस्ट सच में मतलब नेगेटिव है या पॉजिटिव है। इसे 4 to 8 आवर्स लगते हैं, इसे 30 मिनट्स लगते हैं। ये थोड़ा एक्सपेंसिव था, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, ये लेस एक्सपेंसिव था। एक्सपेंसिव के बारे में शायद आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इतना नहीं पूछा जाएगा, बट लेकिन ये कुछ चीज़ें थी जो शॉर्टकट में हमें समझनी थी, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता था। क्योंकि इस बार के एसएससी के एग्जाम में आरटी-पीसीआर के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया गया था। मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों तक ये जानकारियाँ पहुँचाना काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से अब इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। ये आप लोगों के लिए एक करंट अफेयर के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, एंड देन साइंस के हिसाब से भी और बायोलॉजी के हिसाब से भी ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था। यहाँ था हमारा, अभी इसमें पूरा कोरोना वायरस पूरा डिटेल कवर हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।